तो हम पढ़ रहे हैं आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला लॉ है, सबसे पहले तो ये बात याद रखो, इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसके ऊपर बेस्ड चाहिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये फॉलो करेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? एनर्जी कैन ईदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but can be transformed from one form to another form। तो इसमें भी क्या होगा? इनके इसमें भी क्या होगा? ट्रांसफर होगा एनर्जी का। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कह सकते हो, या कह सकते हो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो जाएगी। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। वैसे तो ज्यादा ट्रांसफर ही होगा क्योंकि सिस्टम टू सराउंडिंग की बात होगी। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है एनर्जी ट्रांसफर। हीट की फॉर्म में भी हो सकता है, वर्क की फॉर्म में भी हो सकता है। किसी भी फॉर्म में लेंगे, या तो होगा सराउंडिंग के सिस्टम में आ जाएगा, या सिस्टम टू सराउंडिंग में बाहर चला जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो इसके पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है। इफ सम, देखो, इफ सम हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम, ऑब्वियसली सप्लाई की जा रही तो सिस्टम में ही जाएगी। दोबारा देखो, टू अ सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, which is capable of doing work, then the quantity of heat, then the quantity of heat absorbed, quantity of heat absorbed by the system। देखो, सिस्टम को हीट सप्लाई की जा रही है तो वो उसको एब्जॉर्ब भी तो करेगा। द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम विल बी इक्वल टू, will be equal to the sum of the increase in its internal energy, sum of the increase in its internal energy and external work done by the system on the surrounding। तो ये हमारे पास क्या कह रहा है कि मान लो मेरे पास कोई भी सिस्टम है, तो उसको मैंने हीट सप्लाई कर दी, और वो सिस्टम कैसा हो कि वो वर्क डन कर पाए। दैट मीन्स उसके पास अपनी क्या हो, इंटरनल एनर्जी हो। ठीक है, तो कितनी अमाउंट में, क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कितनी अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब हुई है। कैसे पता लगेगा? इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ गई और एक्सटर्नल वर्क डन कितना करना पड़ रहा है बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ठीक है, किसके इक्वल होगा? सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। तो देखिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग मुझे अभी क्या चाहिए? पहले तो हीट चाहिए। हीट सप्लाई मीन्स चेंज इन हीट होगा। ठीक है, क्या है? हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। ठीक है, फिर सिस्टम क्या है? कैपेबल हो किस क्या करने के लिए? वर्क डन करने के लिए। तो वर्क डन क्या आएगा? वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम कैपेबल होना बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। हीट तभी ट्रांसफर होगी अगर सिस्टम जो है इतना कैपेबल हो कि वो सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर सके। इसलिए तो वो चीज हमने ली है, एंड पे एडिशन की है। तो एक हमारे पास यहाँ पर ये डेल्टा यू आएगा। क्या है ये? अभी पढ़ा ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, क्या है ये? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है ना? तो ये चीज तो पॉसिबल है इसमें। ठीक है, तो स्टेटमेंट वैसे मैंने बीच में लिख दिया, अगर ऊपर लिख दिया तो बढ़िया रहता।
चलो अब इसको देखते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या हो रहा है कि मेरे पास जो भी हीट सप्लाई की गई है टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग किसकी इक्वल होगी, सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ये चीज है, इसके अकॉर्डिंग क्या मेरे पास ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको अच्छे से पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, तो सिस्टम कैसा है मैं यहीं पे ड्रॉ करती हूँ उसको। इस तरह से मेरे पास कोई सिस्टम है, हियर इज द सिस्टम। तो इस सिस्टम के अंदर मेरे पास क्या है? एक गैस पड़ी है इस तरह से, यहाँ पे एक गैस है। इनिशियली इसके ऊपर पिस्टन यहाँ पर लगा था, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ या किसी और पेन से ड्रॉ कर देती हूँ। इनिशियली इसके ऊपर पिस्टन यहाँ पर लगा हुआ था, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। लेकिन ये पिस्टन मूवेबल है, मूवेबल है मतलब अभी एक्सपैंड हो सकता है, यानी कि अगर मैं इसको बाहर को खींच दूँ पिस्टन को, तो मेरे पास ये पिस्टन यहाँ तक आ जाएगा। पेन चेंज करते रुको, यहाँ पर पिस्टन आ जाएगा मेरे पास इस तरह से, मूवेबल पिस्टन है। जैसे पिस्टन क्या है बाहर की तरफ खींच दिया गया तो गैस एक्सपैंड हो जाएगी, गैस यहाँ तक भी आ जाएगी, फिर इसको जगह मिल जाएगी फैलने के लिए। तो ये चेंज कितना है, कितनी डिस्टेंस पे मैंने मूव किया है, dx डिस्टेंस पे मूव कर दिया। अब जैसे ही पिस्टन को अंदर बाहर करते हैं इसके ऊपर प्रेशर लगता है, परपेंडिकुलर लगेगा, सीधी बात है, पिस्टन के परपेंडिकुलर। और ये पिस्टन का एरिया बता रहा है हमें। इफ आई हैव टू डिटरमाइन द वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, देखो प्रेशर अंदर की तरफ है, पिस्टन इस गैस को दबाने की कोशिश कर रहा है ना, परपेंडिकुलर प्रेशर। तो ये पिस्टन जो है ऊपर की मैंने नहीं किया, ये हो सकता है मैंने पहले कह दिया हो कि मैंने किया, एक्चुअली में क्या है, ये गैस ने ऊपर की तरफ धकेला है। गैस ने क्या किया है, ये वर्क किया है, गैस ने क्या किया, वर्क डन बाय द गैस टू मूव द पिस्टन, टू मूव द पिस्टन। पिस्टन किससे रिलेटेड, सराउंडिंग से। तो एक तरह से सराउंडिंग के ऊपर इसने क्या है, सराउंडिंग के ऊपर इसने क्या वर्क डन किया, यानी कि प्रेशर के अगेंस्ट इसने वर्क किया, अगेंस्ट प्रेशर लिख दो, अगेंस्ट प्रेशर। जब ये बात हुई है मेरे पास, मैं कहूंगी मैंने डेल्टा डब्ल्यू निकालना है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स क्या आएगी, प्रेशर लग रहा है, कितने एरिया पे लग रहा है, इस तरह से प्रेशर लग रहा था, इतना एरिया था, लेकिन गैस ने इसको बाहर की तरफ धकेल दिया, इतने एरिया के समेत ये नहीं है टेढ़ा कर दिया सिस्टम, ऐसे भी नहीं है। तो यानी कि गैस ने इक्वल प्रेशर पे इक्वल एरिया पे क्या है, प्रेशर के अगेंस्ट वर्क किया, तो प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, टाइम्स कितनी डिस्टेंस पे वो हुआ, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी लिख लो, कितने डिस्टेंस पे ही वो वर्क हुआ है, ठीक है। अब ये मेरे पास प्रेशर है, ये मेरे पास एरिया, डिस्टेंस मेरे पास कितना मूव किया, ये dx मूव कर दिया, dx डिस्टेंस मूव कर दिया। अब ध्यान दो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड सराउंडिंग से, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन से हम एक चीज पढ़ रहे हैं कि वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इनटू हाइट। तो जो डिस्टेंस मूव की है, देखो इतना डिस्टेंस, इतनी हाइट ऊपर गया ना, इतनी हाइट ऊपर गया ना, तो क्या होगा, ये वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। यहाँ पर देखो स्मॉल डिस्टेंस या स्मॉल हाइट ऊपर किया है, तो डेल्टा वी ले लो, स्मॉल वॉल्यूम में चेंज आया, चेंज इन स्मॉल वॉल्यूम कह सकती हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरे पास वर्क डन आ गया, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। बात समझ में आई। तो ये मेरे पास वर्क डन की एक बार यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, इसमें एक बार यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रही हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पार्ट मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए, क्लियर कर रही हूँ। अब डेल्टा वी क्या है कि वॉल्यूम में थोड़ा बहुत चेंज आया बाय द एक्सपेंशन ऑफ गैस, या बाय द सॉरी बाय द मूवमेंट ऑफ सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं मेरे पास, जो डेल्टा क्यू है इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अभी डेल्टा डब्ल्यू की मैंने एक और वैल्यू निकाल दी, जो कि मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। जो वर्क डन हुआ है कितना हुआ है, इतनी अमाउंट में हुआ है। तो ये दो एक्सप्रेशन आपकी यूज होंगे,
These two expressions are extremely important. इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं, वो क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्या कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, कि सिस्टम के ऊपर सिस्टम को हीट दे दी जाएगी, सिस्टम को सराउंडिंग से हीट मिलेगी। यहाँ पर जो हमारे पास सिनेरियो हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि सिस्टम को क्या हीट मिली थी सराउंडिंग से। जब उसको हीट मिली थी तो उसने एब्जॉर्ब करे, तो एब्जॉर्ब करते वक्त उसने वर्क डन क्या किया। बेसिकली मान लो, अगर आपको लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं हुई है, तो आप ये भी मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, मैंने यहाँ से क्या सिस्टम को हीट दे दी, या तो मैंने यहाँ पर इसको नीचे से आग लगा दी, सीधी बात है कि या तो मैंने यहाँ पर कोई बर्नर लगा दिया, ठीक है, या मैंने आसपास का टेम्परेचर बढ़ा दिया सिस्टम के आसपास का, जिस कारण क्या है, जब हीटिंग होती है ऑब्वियसली गैसेस एक्सपैंड होती है, गैसेस एक्सपैंड होंगी तो ऊपर प्रेशर लगेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा सिस्टम। समझ में आई बात। तो ये चीज हो रही है, तो डेल्टा क्यू भी इसके साथ रिलेटेड है, डेल्टा डब्ल्यू भी रिलेटेड है, और इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है, एक्सपैंड हुई है गैस, देखो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो देखेंगे कि इसके जो क्वेश्चंस है, या अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले तो मैं फॉर्मूला देखो, मैंने इनको पढ़े हैं अभी तक, पढ़ाई है बेसिकली। मेरे पास के डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, एक मैंने कहा था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये चीज पढ़ी है। इसके अलावा इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज याद रखो। अगर देयर इज चेंज ऑफ स्टेट, अगर देयर इज चेंज ऑफ स्टेट, एक बार याद रखो, इसको पढ़ेंगे बाद में। जो चेंज इन हीट होगा, ये हीट सप्लाई होगा इक्वल टू एम इन ट्वेल्व। एम इन ट्वेल्व बड़े आराम से कैसे, कितना मास है टाइम्स कितनी वॉल्यूम में ये हो रहा है, मास इनटू वॉल्यूम वही चीज होगी, ठीक है। इसके अलावा चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसकी इक्वल होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो हमें पता ही है। एक फॉर्मूला आपके लिए नया है, ये हम कब करेंगे, जब हम मोलर कैपेसिटी ऑफ हीट पढ़ेंगे, ठीक है। राइज इन टेम्परेचर अगर आते हैं, राइज इन टेम्परेचर तो पढ़ेंगे तब, बट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं फर्स्ट हाफ का बड़ा में। क्या है वो, जो भी चेंज इन हीट है इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, मोलर कैपेसिटी ऑफ हीट है, ठीक है, साथ में मास है टाइम चेंज इन टेम्परेचर है। अब देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए मेरे पास 1 ग्राम है इसका वाटर, कहाँ पे, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ये कन्वर्ट हो रहा है ऑब्वियसली स्टीम में कन्वर्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट तक कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में, एट सेम टेम्परेचर, एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। मान लो अगर वॉल्यूम, इफ लिख लो, इफ वॉल्यूम ऑफ स्टीम is 1671 centimeter cube. The volume of steam is 1671 centimeter cube. Find the change in internal energy of the system. ठीक है, उसके लिए मैं यूज करूंगी लेटेंट हीट ऑफ सिस्टम, यूज कर रही हूँ लेटेंट हीट ऑफ सिस्टम, सॉरी स्टीम यूज कर रही हूँ, सिस्टम नहीं कहना, स्टीम कहूंगी मैं। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम है मेरे पास। लेटेंट हीट पता है, याद है कब पढ़ा था, 9th क्लास में है टॉपिक लेटेंट हीट वाला। थर्मोडायनेमिक्स को बेसिकली हम तब से पढ़ रहे हैं, बट उसका तब नाम नहीं देते थे कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। तो लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट 9th क्लास में किया हुआ है आपने। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, ये हमें इस चीज से गिवन है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्या पर मीटर क्यूब। तो देखिए मास दे रही है इसका 1, मास कितना दे रही है इसका 1, पहला चेंज करती हूँ, वरना तो क्वेश्चन में ही काउंट करते रहोगे। मास है 1 ग्राम, ग्राम में बाकी सारा कुछ क्या चल रहा है मेरे पास, डिग्री सेल्सियस हो गया, सेंटीमीटर हो गया, सबकी यूनिट चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है, सबकी यूनिट चेंज करने पड़ेंगे।
ताकि हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी लेके आ सके। तो मेरे पास बेसिकली 10⁻³ किलोग्राम है। आसान सी बात है। लेटेंट हीट ऑफ सिस्टम एल की वैल्यू देनी मुझे 2256 जूल पर ग्राम है। इसको भी जूल पर किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो। 2256 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम हो गया। ठीक है, चलो अब को भी यहाँ पे माइनस लिख लिया यहाँ पे प्लस, ये डिवीजन में भी तो एक किलोग्राम और ग्राम के प्लस दिया है। प्रेशर मेरे पास कितनी है? 1.013 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब वॉल्यूम ऑफ स्टीम मुझे गिवन है। वॉल्यूम ऑफ स्टीम मुझे गिवन है विच इज 1671 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको क्या इसमें कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा क्योंकि क्यूबिक फॉर्म में है। -6 मीटर क्यूब। ठीक है, स्टीम है। वॉल्यूम ऑफ स्टीम को मैं वीएस से डिनोट करूंगा। मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ वाटर। पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे आएगा? मास अपॉन डेंसिटी। कैसे? क्यों डेंसिटी को मास पर वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास मेरे पास 10⁻³ है। डेंसिटी कितनी होती है वाटर की? 10⁻³ होती है। तो ये कितना आ जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। इतना मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। ये हम अपने आप से निकाल रहे हैं क्योंकि कुछ चीजों की डेंसिटी आपको यूज करनी पड़ेगी। मुझे चाहिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात होगी हमारे पास फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, मुझे मेरे पास वॉल्यूम आ गया ना, वॉल्यूम आ गया, इसका भी आगे इसका भी आगे, तो मैं पी डेल्टा वी वाला एक्सप्रेशन यूज करूंगी, ये वाला। ठीक है, इसको आप डी से भी डिनोट करते हो। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, इट इज अप टू यू। डी डी आपकी मर्जी है। ठीक है, डेल्टा क्यू मैंने भी बताया एमएल की इक्वल होता है। मास पड़े मेरे पास, लेटेंट हीट पड़ी है। मास पड़ा, लेटेंट हीट पड़ी है, एम इंटू एल पड़ा है। चलो ठीक, ये मुझे निकालना है। प्लस पी वाटर और स्टीम। वाटर से स्टीम में जा रहा है ना, वाटर से स्टीम में जा रहा है। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। क्या होता है मेरे पास? फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी एस माइनस वी डब्ल्यू लूंगी। फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी माइनस वी एस माइनस वी डब्ल्यू लूंगी। क्लियर? तो मुझे चाहिए चेंज इन एनर्जी, तो मैं डेल्टा यू इधर लेके आ रही हूँ, एम एल इधर है, ये पी वाली टर्म इधर माइनस हो जाएगी, माइनस पी वी एस माइनस वी डब्ल्यू। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फिल इन दी वैल्यू। तो यहाँ पर आगे 10⁻³ इंटू मेरे पास आगे रेटेंट हीट 2256 इंटू 10⁻। चलो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो कैंसिल, ये तो काम आसान होता है। यहाँ पर -3 1.013 इंटू 10⁻5, यहाँ पर है 1671 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 10⁻⁻6 आ जाएगा। ये चीज आ गई। बेसिकली इसमें से 10⁻⁻6 में कॉमन निकाल सकते हैं। 2256 माइनस 1.013 इंटू 10⁻5, 10⁻⁻6 मैंने कॉमन निकाल दिया, 1671 -1 हो जाएगा। ये आपस में करो कैंसिल। 5 माइनस 6 कितना आ जाएगा? -1। 2256 माइनस 1 हो गया। -1 को हम इधर एडजस्ट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? 0.1013 इंटू, अरे ये तो सिंपल है, 1670 आ गया, एक माइनस हो गया। अब आपने क्या करना है, इतना तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेटर यूज कर लो, चाहे आप सिंपल भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दी थी सीधी वैल्यू 169.17। आपस में इसको माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2086.829। क्या आ गया ये? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या आ गया ये? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो मेरे पास वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, तो बेसिकली मास मिल गया 1 ग्राम। पानी का जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो गया।
कितने से कितने तक है ये देखो, फ्रॉम वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब से मेरे पास बढ़ के आ गया 1.091 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो थोड़ा सा, पर अब क्वेश्चन में आ गया तो हमें यूज तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो इतना आ गया, कब हुआ, देखो 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, फ्रीजिंग। फ्रीज हो जाता है इंसान, इंसान के पानी फ्रीज होता है, इंसान कहाँ से फ्रीज होने लगते हैं, हमारा के है कोई फ्रीजिंग पॉइंट इंसानों का, बताओ। है वैसे, बट इतना कम नहीं है, इतना ऊपर नहीं है, उससे नीचे जाती है। तो अगेन मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नॉर्मल थिंग मुझे दी गई है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेरे पास वैल्यू है 1.013 इंटू 10⁵ ये तो आपको याद हो जाएगी, जैसे जैसे आप सॉल्व करते रहोगे ना आपको याद हो जाएगी। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस कितनी लगी है, 80 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। तो देखो बेसिकली हो क्या रही है, यहाँ पर हीट लूज हो रही है ना, फ्रीज हो रहा है, हीट तो कम हो रही है, तो हीट लॉस बाय वाटर हम फ्रीजिंग कहेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, हीट लॉस, कितनी हीट लूज हुई है, क्यों से कह रहे थे, चेंज इन क्यों नहीं लेंगे, हीट लॉस हुई तो माइनस एम एल लेंगे, माइनस एम एल, यहाँ पे डी लगा दो, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो डी नहीं है मेरे पास, हीट लॉस हो चुकी है, मुझे पता है कि इतनी हो सकती है, इसको क्यों ही लेते हैं, चलो माइनस एम एल है, दैट मीन्स माइनस के 1 इंटू एल कितना 80 कैलोरीज पर ग्राम, देखो ये भी ग्राम है ये भी ग्राम है, ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो -80 कैलोरीज आ जाएगी, -80 कैलोरी मेरे पास हीट लूज हो गई, मतलब कि मेरे पास जो वाटर था उसमें से हीट बाहर निकल चुकी, हीट गिवन आउट हो चुकी है। तो जब वाटर फ्रीज होगा, ड्यूरिंग फ्रीजिंग जो वाटर है क्या होगा, एक्सपैंड होगा, आइस बन रहा है ना, तो वो एक्सपैंड होगा, किसके अगेंस्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट। जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा, डब्ल्यू पीडीवी चीज होगी, ठीक है। तो अब पीडीवी की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, प्रेशर मेरे पास 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम है मेरे पास, वॉल्यूम देखिए क्या चीज हो रही है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो पहले लेंगे 1.091 -1, देखिए किसी सेंटीमीटर क्यूब में मैंने इसको अगर करना हो तो 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 पहले से कॉमन निकाल लेते हैं, मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए जो ये चीज है ना, ये सारी की सारी जूल में हो रही है, क्यों पहले सॉल्व करिए, मुझे कैलोरी में चाहिए, हीट लॉस कैलोरी में हुआ है, जो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है ना, ये जूल में आती है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये तो हो जाएगा 0.013 और इसको माइनस करके मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1.091, 1.00 क्या आ जाएगी, तुम तो 0.091, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0092, लेकिन ये जूल में है, इसमें जूल में है, मल्टीप्लाई करके तुम्हारे पास कर दिया, जूल को कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करना है, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड इट बाय 4.18, जब मैं इसको 4.18 से डिवाइड कर दूंगी मेरे पास कैलोरी में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दैट विल बी 0.0022 कैलोरी, जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इतना होगा। इस वक्त जो वर्क हो रहा है किसकी तरफ से हो रहा है भाई, किसकी तरफ से हो रहा है, एस की तरफ से, तो इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है। लेकिन फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, जो चेंज इन टर्मिनल एनर्जी आएगा वो कैसे आएगा, मुझको ये निकालना है ना, डेल्टा यू निकालना है, तो मेरे पास होता है क्या, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, ये चीज इस तरह की माइनस हो जाएगी, तो क्यू माइनस पी डी वी आ जाएगा, क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, तो आप इसको सिर्फ माइनस करें, -80 थी, -0.0022, दोनों कैलोरीज में है तो इजिली आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा,
सीधी सी बात है, -80.0022 कैलोरी आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव साइन आया है ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्या बताओ। ये बता रहा है कि इंटरनल एनर्जी जो है वाटर की वो डिक्रीज हुई है उन फेज में, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस ऑन फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें मुझे इंटरनल एनर्जी निकालनी नहीं है, मुझे इंटरनल एनर्जी दी हुई है, मुझे इंटरनल एनर्जी दे दी है किसकी, ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। कितनी दी है, 1.5 nRT। रिमेंबर PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से आएगा, मेरे पास ना 1 मोल था हीलियम का, कितना था, 1 मोल था किसका, हीलियम गैस का। ठीक है, तो उसको मैंने सिलेंडर में रखा था, और जो सिलेंडर का एरिया था, सिलेंडर का एरिया था, एरिया ऑफ सिलेंडर 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना था। जो सिलेंडर था वो क्लोज था बाय लाइट फ्रिक्शनलेस सिस्टम। तो जैसे मैंने इस हीलियम गैस को, 1 मोल ऑफ हीलियम गैस को हीट किया धीरे धीरे इन अ प्रोसेस, जिसमें जो है मेरे पास टोटल, टोटल लिख लो, 42 जूल हीट is given to gas, 42 जूल हीट इज गिवन टू गैस होगी। जैसे ही मैंने इसको हीट किया धीरे धीरे, मेरे पास 42 जूल जो हीट थी वो गैस को दे दी गई। अगर मेरा टेम्परेचर, इफ मेरा जो टेम्परेचर है राइज होता है, राइज होता है टू टू 2 डिग्री सेल्सियस, टू 2 डिग्री सेल्सियस, मुझे फाइंड आउट करना डिस्टेंस मूव्ड बाय पिस्टन, जो हम डीएक्स निकाल देते किया था ना फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। यहाँ पे जो, यहाँ पे था पिस्टन, यहाँ पे आ गया, स्टैंड हो गया, ये डीएक्स आ गया मेरे पास। यहाँ से मैंने डी क्यू प्रोवाइड की थी। ठीक है, प्रेशर लग रहा था लेकिन गैसेस इसके अगेंस्ट वर्क कर लिया, राइट, वो सारी चीज है देखिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुझे दी है 100 केल्विन पास्कल, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, इसको सॉल्व करना है। लेट्स सॉल्व करो फिर। देखो डी यू गिवन है, डेल्टा यू गिवन है, डेल्टा यू है मेरे पास 1.5 nRT। देखिए आर याद रखिए, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है ये, गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314, और यूनिट इसका होता है जूल पर मोल। तो इसका मोल इनवर्स, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, आर की वैल्यू होती है 8.314, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसका यूनिट होगा 314 मोल इनवर्स डिग्री। अगर डिग्री सेल्सियस में ले रहे तो 6 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस में तो 6 हो जाता है। ठीक है, डिग्री इनवर्स सेल्सियस इनवर्स ये होता है इसका। और टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मुझे दिए हुए है, मोल मुझे दिया है 1, वैल्यूज मिल जाती है 1.5 इंटू 1 इंटू 8.36, 314 लेती हूँ, 314 थोड़ा इजी हो जाता है, टाइम्स मेरे पास टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है। किसी बुक में इतनी मिले, किसी में इतनी नहीं, मैं वैसे ही यूज करती हूँ। ठीक है, ये चीज होगी, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा आपका, तो उसकी टेंशन नहीं होगी। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करो, ये तो 1 ही हो गया, 8 टू 16 समथिंग, अगर 16 समथिंग को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 224.9 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास, अगर मैं इसका राउंड ऑफ फिगर लूँ, ये तो मेरे पास इतना है वैसे, बट टोटल हीट मुझे कहा गया कि 42 जूल हीट गिव आउट की गई है, 42 जूल हीट गिव आउट की गई है मेरे पास। ये डेल्टा यू आ गया, डेल्टा क्यू मेरे पास है 42 जूल। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू देखते हैं क्या है, क्योंकि उसकी तो हमें कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या आएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू कह दो मैं, ये था, ये चीज इधर आ गई, ये कह दो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ठीक है, तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू आ गया।
पॉजिटिव वैल्यू लेके आने की कोशिश करती है। 42 माइनस 24.9, तो आसान से 17.1 जूल आ गया। ठीक है, तो मुझे प्रेशर दिया है इतना, केल्विन पास्कल है तो इसको किलो पास्कल है, बेसिकली किलो पास्कल है तो 10⁵ पास्कल आ जाएगा, किलो की जगह पे 1000 हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एरिया दिया 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 8.5 10 into the power -4 मीटर स्क्वायर। चलो जी, ये भी हो गया। तो डी डब्ल्यू निकालना है। डी डब्ल्यू होता है, अगर फॉर्मूला देखें तो पी डेल्टा वी की इक्वल होता है मेरे पास, है ना। डेल्टा वी को मैं एरिया टाइम सी एक्स ले लेती हूँ, क्योंकि एक्स निकालना है मुझे। डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई इतनी 17.1, चलो 17.1 यहाँ पे फिल कर देती हूँ। प्रेशर मुझे दिए 10⁵ पास्कल, एरिया है 8.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, इंटू डी एक्स तो मुझे निकालना है, ये तो फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। तो ये सारी टाइम इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, ये सारी टाइम डिवाइड हो जाएगी। उससे पहले इसको पहले सॉल्व करेंगे। 17.1 इंटू 8.5 इक्वल टू 8.5 इंटू 5 - 4, 10 हो गया। 8.5 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 85 रह जाएगा, सीधी सी बात है। तो इतना तो आप निकाल ही सकते हो। dx इक्वल टू 17.1 अपॉन 85। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, मैं बता देती हूँ 0.2 मीटर कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इतना जब आएगा तो इसको मीटर में आ गया। अगर आपको ऑप्शन में सेंटीमीटर गिवन है तो आप उसको 20 सेंटीमीटर भी कर सकते हो, अगर मीटर में गिवन है तो आपके पास ये वैल्यू आ सकती है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, ये एग्जैक्ट नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपका ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, तो कवर हो गए। अगली क्लास में पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, उसके रिलेटेड भी आपके पास क्वेश्चन है, सीधी सीधी वाले के रिलेटेड, और एक आएगा मेयर्स फॉर्मूला जो आपने केमिस्ट्री में भी किया हुआ है, Cp - Cv = R। ठीक है, उसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस है। तो अगली क्लास में स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे, मोलर गैस के पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट, और उसके क्वेश्चन करेंगे, ऐसे 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? So that is up for today. See you in the next class.